फ्रेंड्स, आज की कहानी है अनचाही शादी भाग 10। पिछले भाग में आपने पढ़ा मीना संदीप के इस प्यार भरे स्पर्श से नए जीवन की आशा में खिल उठी। अब आगे घर आकर दोनों ने अपनी हाँ की खबर सुना दी तो सब खुश हो गए, विशेषकर मयंक। उसकी मैडम उसकी मम्मी बन जाएगी और अब हमेशा उसके साथ रहेगी। ये खबर उसके लिए ऐसी थी जैसे तपते रेगिस्तान में किसी प्यासे को ओस की बूंद मिल जाए। कोर्ट मैरिज कर दोनों ने एक छोटी सी पार्टी देकर मित्रों परिचितों को बुलाकर अपने एक होने की सामाजिक घोषणा कर समाज में पति पत्नी के रूप में स्वीकृति प्राप्त कर ली। इसका परिणाम यह निकला कि मीना अपने किराए के मकान से संदीप के घर में शिफ्ट हो गई और बेटी के प्रति निश्चिंत होकर माँ बाप अपने शहर अपने घर वापस लौट गए। सभी का जीवन समय की धारा में आगे बढ़ने लगा। संदीप ने शुरू में रिया का पता लगाने की कोशिश की, परंतु राजेश और रिया का कुछ पता न लगा और फिर हार कर अपना प्रयास छोड़ दिया और अपनी दुनिया में मगन हो गए। साल होते होते मीना पुनः माँ बनी और उसने फिर से एक प्यारी सी गुड़िया को जन्म दिया। बिल्कुल रिया की शक्ल वाली गुड़िया के आने से उसका जीवन खुशियों से भर गया। संदीप ने उसका नाम प्यार से टीना रखा। मयंक को एक बहन मिल गई। समय के साथ मयंक के मन से अपनी सगी माँ की यादें धुंधली होती गई और वह उसे भूल गया कि मीना उसकी सगी माँ नहीं। मीना अपने जीवन के बीते 5 साल बुरे सौपन की तरह भूलने लगी। संदीप और मीना दोनों एक दूसरे का आदर करते और इच्छाओं का ख्याल रखते। दोनों का जीवन खुशियों से भरने लगा। मीना, तुम सच में मेरे जीवन में आशा की किरण बनकर आई और मेरे जीवन को रोशनी से जगमगा दिया। संदीप अक्सर उसकी तारीफ करते और देखो मयंक को याद भी नहीं कि उसकी माँ कोई और थी। सच कहूँ तो तुमने उसकी जिंदगी संवार दी, वरना बिन माँ का बच्चा अपने जीवन में ही मुरझा गया था। देख लेना, एक दिन तुम्हारा सर गर्व से ऊंचा करेगा। संदीप अक्सर उसे इस बात के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते कि उसकी वजह से उनके घर में खुशी आई है। अपनी तारीफ और संदीप का हद से ज्यादा प्यार और सम्मान देख मीना अभिभूत हो जाती और नाराजगी जताती। खबरदार, जो आपने मयंक को किसी और का बेटा कहा वह मेरा ही बेटा है और मैं उसकी माँ। सॉरी, मैं तो भूल ही गया था। बल्कि ये कहो कि माँ के साथ साथ उसकी पिता भी तुम ही हो। मैं तो बस ऐवे हूँ। जब वह मुंह बनाकर कहता तो वह खिलखिलाकर हंस पड़ती, लेकिन फिर भी एक कसक हमेशा उसके दिल में बनी रहती कि वह अपनी रिया को नहीं ढूंढ पाई। उसे याद करके वह कभी कभी अकेले में आंसू बहाती और जब संदीप उसे इस तरह दुखी देखते तो उसे सांत्वना देते कि एक दिन रिया उसे अवश्य मिलेगी। ईश्वर इतना निर्दयी नहीं हो सकता कि एक माँ से उसकी बेटी को कभी न मिलाए। विश्वास रखो और उम्मीद मत खो। तुम्हारा प्यार एक दिन उसे तुम्हारे पास खींच लाएगा और तब वह उसके सीने पर सर रख सुकून महसूस करती। उसे ऐसा जीवन साथी मिला है जो उसकी भावनाओं को समझता है और उनकी कदर भी करता है। साथ ही ईश्वर का शुक्रिया अदा करती कि उसने आखिर उसके जीवन से जो कुछ छीना था उसे दुगना दे दिया है। ईश्वर ने उसे जितने दुख दिए थे उतने ही सुख भी प्रदान कर दिए थे। प्यार करने वाला पति और 2 प्यारे प्यारे बच्चे जिनको देखकर वह सब कुछ भूल जाती। आज वह अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी और देखते ही देखते 10-12 साल संदीप के साथ खुशी खुशी गुजर गए। इस बीच बेटे के खुशहाल गृहस्थी को देखकर संदीप की मां भगवान को प्यारी हो चुकी थी और मीना के पिताजी भी अचानक 2 साल पहले ही कुछ दिन की बीमारी के बाद चल बसे। उसके कुछ दिनों बाद से मीना की मां सरोज उसके साथ ही रह रही थी। आखिर अकेले जिया भी कैसे जाए। बच्चे जो दादी के जाने से कुछ उदास हो गए थे अब नानी के आने से खुश हो गए। वे सरोज के इर्द गिर्द घूमते रहते और तरह तरह के सवाल पूछकर उन्हें तंग करते तो मीना उन्हें डांटने लगती, मेरी माँ को तंग मत किया करो तुम दोनों, वरना वो अपने घर चले जाएगी। अरे नहीं, ये तंग नहीं कर रहे, मेरा मन बहला रहे हैं। सरोज कहती, देखा नानी कितनी अच्छी है, हम इन्हें अब जाने ही नहीं देंगे। दोनों एक साथ कहते। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मयंक ने 11वीं में नॉन मेडिकल ली थी। वह पढ़ाई के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी भी कर रहा था और इंजीनियर बनने का सपना ले रहा था। टीना 6ठी कक्षा में आई थी। कहते हैं विधाता खुशी और गम दोनों अपने हाथों में रखता है, कभी एक हाथ खोल देता है तो कभी दूसरा,
और यही नियति का चक्र है, यानी कि सब दिन एक से नहीं रहते, सुख दुख का चक्र लगा रहता है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। एक दिन अपने ऑफिस से टूर पर गया संदीप दुर्घटना की चपेट में आकर हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। मीना पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। हॉस्पिटल में उसे घायल अवस्था में देखकर वह टूट सी गई। शरीर में अनेक जगह की हड्डियां टूट गई थी और कुछ चकनाचूर हो गई थी। जगह जगह पट्टियां बंधी हुई थी। डॉक्टर भी कोई राहत देने वाला आश्वासन देने में असमर्थ थे और वह जी जान से उसकी सेवा में लगी हुई थी। एक तरह से संदीप अपाहिज की अवस्था में था। इन दिनों मीना ने नौकरी से छुट्टी ले ली थी। वह सारा समय हॉस्पिटल में रहती और घर और हॉस्पिटल के चक्कर में मयंक की पढ़ाई भी नहीं हो पा रही थी। टीना भी छोटी ही थी और सरोज उसे घर पर संभाला करती। आज सरोज को फिर से भगवान से शिकायत हुई। कितनी मुसीबतों के बाद बेटी का जीवन संवरा था, लेकिन फिर दुर्भाग्य अपना डेरा जमाने आ गया। बहुत इलाज खर्चे और मीना की जी जान से सेवा के बाद भी डॉक्टर संदीप को ठीक करने में नाकाम रहे। अपाहिज होकर जीवित रहना शायद संदीप को परेशान कर रहा था और मीना को अपने लिए रोज रोज भाग दौड़ करते और परेशान होते देख वह ऐसे जीवन से छुटकारा पाना चाहता है। उसके इलाज में बहुत खर्चा आ रहा था। ऐसे तो शीघ्र ही सब कुछ समाप्त हो जाएगा, फिर उसके परिवार का क्या होगा? अनेकों प्रश्न उसके दिलो दिमाग को मथ रहे थे। संदीप को शायद एहसास होने लगा कि अब वह ठीक नहीं हो सकता है, या फिर ये निराशा उसे ठीक नहीं होने दे रही थी। और एक दिन उसने वकील को बुलाकर अपनी वसीयत बनवा दी, जिसमें उसने अपनी जायदाद के 4 हिस्से किए थे। मीना, मयंक, टीना और रिया। आज उसे फिर से रिया की याद आई। अगर रिया नहीं मिली तो वे तीनों मिलकर जो भी चाहे उस प्रॉपर्टी का उपयोग कर सकते हैं। और 6 महीने की लंबी पीड़ा सहने के बाद एक दिन संदीप ने दुनिया को अलविदा कह पीड़ा से मुक्ति पा ली। मीना की जिंदगी में एक बार फिर से अंधेरा छा गया। एक बार फिर उसकी जिंदगी सोनेपन से भर गई। इस बार का पति से अलगाव मीना को भीतर तक तोड़ गया था। जमा पूंजी इलाज में खर्च हो चुकी थी और पेट भरने और बच्चों की शिक्षा का संकट सामने था। तभी एक बीमा एजेंसी द्वारा उसे संदीप की पॉलिसी का पता लगा और एक मोटी रकम उसे मिली तो जैसे राहत की सांस आई। आगे जीवन को चलाने के लिए उसने पुनः स्कूल में नौकरी ज्वाइन कर ली। आखिर जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियमित आय की आवश्यकता थी। जबकि परीक्षा न दे पाने के कारण मयंक का 1 साल खराब हो गया और वह भी डिप्रेशन में था। जाने वाला जा चुका था, लेकिन उसे अपने बच्चों के लिए जीना था और उनका भविष्य संवारना था। पूरा साल लग गया मीना और मयंक को इस सब से उबरने में। अब मीना ने अपने मकान का एक हिस्सा किराए पर चढ़ा दिया और माँ के मकान का किराया मिलाकर मयंक की फीस जमा कर उसे फिर से दाखिला दिलाया। टीना अपने पिता को याद करती। संदीप उसे बहुत चाहता था और उसकी पिता के साथ ज्यादा निभाती थी, जबकि मयंक मीना से ज्यादा जुड़ा हुआ था। मीना की पूरी कोशिश रहती कि वह टीना को पिता की कमी महसूस न होने दे और अपने साथ ही सुलाती। मयंक भी उसके साथ रहकर उसका ध्यान रखता, परंतु फिर भी टीना अपने पिता को नहीं भूल पा रही थी। लेकिन बहते समय के साथ एक बार फिर उसकी जिंदगी की गाड़ी पटरी पर आने लगी। आज फिर जीवन एक नए मोड़ पर था, पर इस बार उसके साथ संदीप के साथ बिताई खूबसूरत यादें थी और बच्चों और माँ का साथ। लेकिन बेटी को दुखी और विधवा वेश में देखना सरोज को बहुत अखर रहा था और वह ज्यादा दिन तक मीना का साथ नहीं निभा पाई और एक दिन वह भी उसे छोड़कर चली गई। मयंक माँ का सपना पूरा करने के लिए जी जान से पढ़ाई में जुट गया और एंट्रेंस परीक्षा पास कर बीटेक करने दिल्ली चला गया। अब वो शुक्रवार को घर आता और सोमवार सुबह चला जाता। हालांकि मीना टीना को देखकर अक्सर रिया को मन ही मन याद करती, पर अपना दर्द किसी से न कहती। दिन का समय तो स्कूल में निकल जाता और शाम टीना के साथ गुजर जाती, पर रात काटना बहुत मुश्किल होता। कभी संदीप की याद सताती तो कभी रिया की यादें अतीत के झरोके से झांकने आ जाती। उसकी रिया भी काफी बड़ी हो गई होगी, कैसी लगती होगी, कहीं कॉलेज में पढ़ रही होगी या फिर शादी कर दी होगी राजेश ने। क्या पायल के और बच्चे हुए होंगे? अगर ऐसा हुआ होगा तो रिया पर ध्यान ही नहीं देती होगी। अनेकों बातें मीना के दिमाग में घूमा करती। वास्तव में संदीप के जाने के बाद रिया उसे और ज्यादा याद आने लगी थी।
आज घर जाने की जल्दी नहीं क्या मीना जी? पड़ोस के मिस्टर चौहान ने पूछा तो मीना ने घड़ी पर निगाह डाली। ओ, सच में काफी समय हो गया। अतीत में घूमते हुए समय का पता ही नहीं लगा। मयंक परेशान हो गया होगा, सोचते हुए वह पार्क से बाहर निकल आई। मयंक ने थोड़ी देर ज्योति को किचन में रखी चीजों के बारे में बताया और फिर बैठकर उसे अपनी पहली मुलाकात के बारे में सोचने लगा। बीटेक करने के बाद मयंक ने मां से एमबीए करने की इच्छा जाहिर की और मीना ने सहज ही स्वीकृति दे दी। कॉलेज में मयंक को 4 साल हो चुके थे। लगभग सभी प्रोफेसर और स्टूडेंट्स उसकी इंटेलिजेंस और सभी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के कारण उसे जानते थे। सभी जूनियर्स भी उसकी इज्जत करते थे और विशेष तौर पर लड़कियों के बीच तो वह नायक जैसा था जो उसे बात करने के बहाने खोजा करती। एक दिन जब वह लाइब्रेरी से आ रहा था तो उसने सीनियर्स को जूनियर की रैगिंग करते हुए देखा और तभी उसकी निगाह ज्योति पर पड़ी। वह डरी सहमी सी सीनियर्स के आगे हाथ जोड़ रही थी और सब फ्रेशर छात्रों को तंग कर उनकी खिल्ली उड़ा रहे थे। जब एक सीनियर उसका दुपट्टा लेने लगा तो वह रोने लगी। उसके आंसू से भीगे चेहरे में मयंक को अपनी बहन टीना की झलक नजर आई और उसके पास आकर सीनियर्स को डांट मारकर भगा दिया और ज्योति को सांत्वना दी कि अब उसे कोई तंग नहीं करेगा। ज्योति अभी भी डरी डरी सी थी और मयंक को अविश्वास भरी नजरों से देख रही थी। तुम डरो मत, वे सब चले गए हैं और मेरे रहते दोबारा नहीं आएंगे। जब ज्योति को पूरी तरह विश्वास हो गया तो वह धीमे कदमों से वहां से चली गई। 2-3 घंटे से ऊपर हो गए, अंधेरा हो गया, फिर भी मीना पार्क से वापस नहीं आई। वह उस मुलाकात में खोया हुआ था कि तभी ज्योति ने आकर मयंक को कहा, आप क्या सोच रहे हैं? अंधेरा हो रहा है, मम्मी अभी तक नहीं आई और डिनर तैयार है, तुम जाकर देखो ना। ओ हाँ, मयंक ने घड़ी पर नजर डालते हुए कहा और बाहर निकल गया। अभी वह सड़क तक ही पहुंचा था कि मीना उसे पार्क से बाहर आती हुई दिखाई दी। ज्यादा देर लगा दिया, ज्योति तो घबरा गई और मुझे देखने भेजा, उसने उनके पास पहुंचते हुए कहा। उसने आकर हाथ मुंह धोए और डाइनिंग टेबल पर आई। तब तक ज्योति ने टेबल पर खाना लगा दिया। टेबल पर सब कुछ मीना की पसंद का था। चना उड़द की मिक्स दाल, अरबी की सूखी सब्जी, बूंदी का रायता और पुदीने की चटनी और बेसन के हलवे की खुशबू भी उसकी नाक में आ रही थी। सच में खाने की महक से भूख बढ़ गई। अरे तुम खड़ी क्यों हो? जल्दी डालो भाई, आज बहुत समय बाद गरम गरम खाने को मिलेगा। सुनकर उसने कुर्सी आगे की और चुपचाप बैठ गई। पता नहीं माँ को खाना पसंद आएगा या नहीं। और मीना ने अपनी प्लेट में खाना डालना शुरू किया। फिर वह कोर तोड़ते तोड़ते एकाएक रुक गई। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।